उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। जोसेफीन ने जवाब देते हुए कहा, और फिर उससे पहले कि इमरान इसकी बात का जवाब देता, अचानक खौफनाक धमाका हुआ और इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म पुरसे पुरसे होकर हवा में बिखरता चला जा रहा हो। उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका जहन यखलख तारीक होता चला गया और उसके एहसासात फना हो गए। फिर जिस तरह तारीक रात में जुगनू चमकते हैं, इस तरह उसके जहन की तारीक पर्दे पर भी रोशनी के नुक्ते नमूदार होने शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इसका जहन रोशन होता चला गया। उसके साथ ही उसके जहन पर धमाके से पहले की नकूश उजागर होने लगे। जब वो जोसेफीन के साथ लॉन्च पर सफ़र कर रहा था कि अचानक खौफनाक धमाका हुआ और उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसका जिस्म हवा में पुरजे पुरजे होकर बिखरता चला जा रहा हूँ। इस पर वो कसमसा कर रह गया, क्योंकि उसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया था। इसका शऊर जाग उठा था। उसने देखा कि वो एक कमरे में बेड के ऊपर लेटा हुआ था और फिर उसको मालूम हो गया कि उसके बाजू और कमर को बेड के साथ क्लिप किया गया है, इसलिए वो हरकत ना कर पा रहा था। इसने गर्दन घुमाई और फिर उसकी नज़रें कमरे के दरवाजे पर जम गई जो खुल रहा था। दूसरे लम्हे एक नौजवान डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। आने वाला यूरोपीय कौमियत का था। आपको होश आ गया मिस्टर अली इमरान। गुड गॉड, आप वाकई ही बेहद खुशकिस्मत आदमी हैं, डॉक्टर ने तेज़ी से करीब आते हुए कहा और उसके लहजे में मुसरत की झलकियाँ नुमायाँ थी। मेरा तो ख्याल था कि आप मेरी आंख जन्नत के किसी खूबसूरत गोशे में खुलेगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत में हस्पताल ही लिखा हुआ है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो डॉक्टर जो उसे चेकअप करने में मसरूफ़ था बेइख्तियार हंस पड़ा। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन अभी आपको कुछ रोज़ इसी हालत में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके जिस्म पर खासे ज़ख्म है और हरकत आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। डॉक्टर ने सीधे होते हुए कहा, जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत भी ज़रूरी होती है डॉक्टर, इसलिए कम अज़ कम मुझे ये तो मालूम हो कि मैं कहाँ हूँ और कैसे यहाँ पहुँचा हूँ। इमरान ने कहा, मेरा नाम डॉक्टर फेरिल है और आप इस वक्त यूरोप के एक छोटे से मुल्क कारशा के हस्पताल में हैं और आपको यहाँ लाने वालों का ताल्लुक़ एक बैनुल अक़वामी तंज़ीम कारगन से है। बस मैं इतना जानता हूँ, डॉक्टर फेरल ने जवाब देते हुए कहा। मुझे कितने दिनों बाद होश आया है और मेरे साथ एक खातून भी थी, उसका क्या हुआ? इमरान ने कहा, वैसे मुझे नहीं मालूम। वैसे आपके साथ किसी खातून को यहाँ नहीं लाया गया। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको फ्रैक्चर नहीं हुआ, सिर्फ ज़ख्म आए हैं। अलबत्ता सर पर शदीद चोट आई थी, इसलिए आपको 3 रोज़ बाद होश आया, डॉक्टर फेरल ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। इमरान ने एक तवील सांस लिया। इस बार तो किस्मत ने मुझे मुख्तलिफ तंजीमों के दरमियान फुटबॉल बना दिया है, पहले VIP, फिर ओल्ड फोर्ड और अब कारगन, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान लड़की मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने जैकेट और जीन्स पहनी हुई थी और वो भी यूरोपियन ही थी। मुबारक हो मिस्टर अली इमरान, तुम वाकई ही खुशकिस्मत हो कि इस कदर खौफनाक हादसे के बावजूद जिंदा सलामत हो, लड़की ने करीब आते हुए कहा। मेरे ख़याल में मुझे ज़िंदगी ही इसलिए मिली है कि अभी मैंने तुम जैसी खूबसूरत खातून से मुलाकात करनी थी। क्या तुम भी कारगन से मुतल्लिक हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए इसी तरह बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा जिसका मुज़ाहरा वो लड़की कर रही थी। मेरा नाम कैथरीन है और मैं वाकई ही कारगन से मुतल्लिक हूँ, लड़की ने एक कुर्सी घसीट कर बेड के साथ रखते हुए कहा और फिर वो कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। क्या तुम मुझे तफसील बता सकोगी कि ये सब कैसे हुआ? मैं यहाँ कैसे पहुँचा और इस तंजीम कारगन का क्या हदूद अरबा है और जोसेफीन के साथ क्या हुआ? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। VIP की तरह कारगन भी एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जो हर किस्म की जुराइम में मुलविस है। मैं ऑस्ट्रिया में कारगन की चीफ हूँ। कारगन हेडक्वार्टर को इत्तला मिली थी कि VIP के साइंसदान किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो साइंसी दुनिया में इनकिलाब ला सकता है और इस प्रोजेक्ट के हामिल तंजीम पूरी दुनिया होल्ड कर सकती है। तो कारगन ने इसमें दिलचस्पी ली और फिर वो फार्मूला हासिल कर लिया, लेकिन फिर पता चला कि उसमें कोई ऐसी साइंसी उलझन पेश की गई है जिसे कोई साइंसदान हल नहीं कर सकता। अलबत्ता VIP को बताया गया है कि तुम ये काम आसानी से कर सकते हो और VIP ने तुम्हें पाकिस्तान से अगवा कराया और अपनी मलकियती जजीरा नानची में रखा और फिर उसने तुमसे वो उलझन हल करा ली।
लेकिन हमारे एजेंटों को वो मवाद ना मिल सका जो तुमने मुकम्मल किया। चनाचा कारकुन ने फैसला किया कि तुम्हें वीआईपी के कब्जे से आज़ाद कराया जाए और तुमसे बराह रास्त ये काम कराया जाए। चनाचा हमारे एजेंट नौंची जजीरे पर पहुँचे तो वहाँ इमारत तबाह हो चुकी थी और तुम वहाँ से जा चुके थे। हमने जदीद साइंसी आलात से मालूम किया तो पता चला कि तुम नौंची से ओल्ड फोर्ट के जजीरे लाकू पहुँच गए हो और वहाँ तुम सबको हलाक करके इस जजीरे के इंचार्ज जोसेफिन को साथ लेकर एक लॉन्च में ब्रिस्बेन आ रहे हो। चनाचा हम ब्रिस्बेन में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक हमें मालूम हुआ कि वीआईपी हेडक्वार्टर को भी इस बात का इल्म हो गया है और इसने फौरी तौर पर एक आबदोज की मदद से तुम्हारी लॉन्च को तबाह करा दिया है और जोसेफिन और तुम हलाक हो गए हो। हमने तुम्हारी तलाश शुरू की और तुम जख्मी और बेहोशी के आलम में लॉन्च के एक तख्ते के ऊपर पड़े हुए समंदर में बहते हुए मिले। चनाचा तुम्हें वहाँ से लाया गया और इस खसूसी हस्पताल में पहुँचा दिया गया। यहाँ तुम्हारा इलाज किया गया और अब तुम्हें होश आ गया है। कैथरीन ने पूरी तफसील बताते हुए कहा तो इमरान ने एक तवील सांस लिया। इसका मतलब है कि अब ब्रिस्बेन में हूँ। इमरान ने कहा नहीं, तुम इस वक्त कोस्टिया के एक दूर अफ्तादा इलाके राजस्ट्रिया में हो और हमारा हेडक्वार्टर राजस्ट्रिया में है। कैथरीन ने जवाब दिया ठीक है मेरी जान बचाने का शुक्रिया। अगर तुम लोग मुझे वहाँ से ना निकाल दे तो यकीनन अब तक हलाक हो चुका होता। इमरान ने जवाब दिया अब तुमने हमारे लिए वही काम करना है जो तुमने वीआईपी के लिए किया था। कैथरीन ने कहा मैं तैयार हूँ क्योंकि मेरे लिए वो फार्मूला बेकार है। पाकिशिया में ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ है ही नहीं जहाँ उसे तैयार किया जा सके और फिर मैंने अगर वीआईपी के लिए काम कर दिया है तो तुम्हारे लिए भी करूँगा। और आखिरी बात ये कि मुझे मालूम है कि जैसे ही सुपर पावर्स को इस फार्मूले का इल्म होगा वो तुम लोगों से उसे खुद ही हासिल कर लेंगे, इसलिए मैं इस बखेड़े में क्यों पढ़ूँ। इमरान ने कहा तो कैथरीन के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। शुक्रिया मिस्टर अली इमरान, अगर तुमने ये काम कर दिया और हमारे साइंसदानों ने उसे ओके कर दिया तो मेरा वादा है कि तुम्हें मुल्क पाकिशिया पहुँचा दिया जाएगा। कैथरीन ने मुसरत भरे लहजे में कहा लेकिन इसके लिए एक काम तुम्हें भी करना होगा। इमरान ने कहा तो कैथरीन बेइख्तियार चौंक पड़ी। वो कौन सा? कैथरीन ने चौंकते हुए कहा मेरे हाथों और जिस्म के क्लिपों से आज़ाद करना होगा और मुझे पाकिशिया फ़ोन करने की सहूलत मुहैया करनी होगी। इमरान ने कहा तुम्हारी पहली शर्त तो जाहिर है पूरी करनी होगी, लेकिन दूसरी शर्त इस वक्त पूरी होगी जब तुम हमारा काम कर दोगे और हमारे साइंसदान उसे कन्फर्म कर देंगे, उससे पहले नहीं। कैथरीन ने जवाब दिया ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। इमरान ने कहा और कैथरीन उठ खड़ी हो गई। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, कैथरीन ने कहा और मुड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे से बाहर चली गई और इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे नई जिंदगी बख्शी थी। थोड़ी देर बाद कैथरीन डॉक्टर के साथ वापस आई और फिर डॉक्टर ने इमरान के जिस्म को क्लिपों से आज़ाद कर दिया। मिस्टर इमरान आपको एक हफ्ता मुकम्मल आराम करना होगा, डॉक्टर ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर, अब तक मैंने सिवाय आराम के किया ही किया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कंबल अपने जिस्म से हटाकर उठकर बैठ गया। गो उसे उठते हुए खासी तकलीफ हुई थी, लेकिन ये तकलीफ बहरहाल ऐसी थी कि वो उसे आसानी से बर्दाश्त कर सकता था। और फिर इमरान बेड से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। गुड, अब वाकई ही बेहद बाहिम्मत वाक़या हुए हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलिए मिस कैथरीन, मैं चाहता हूं कि आपका काम जल्द अज जल्द करके वापस जा सकूं, इमरान ने कहा तो कैथरीन ने असबात में सर हिलाया और फिर इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कैथरीन और डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर आ गया। डॉक्टर ने उसे सहारा देने की कोशिश की लेकिन इमरान ने उसे मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वो कैथरीन के साथ कार में सवार अस्पताल से निकला और थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी सफ़ेद रंग की इमारत में पहुंच गया। इमारत में हर जगह मशीन गन्नों से मुसल्लह अफराद मौजूद थे। कैथरीन इमरान को एक आरास्ता कमरे में ले आई। तुम यहाँ आराम करो, कल तुम हमारा काम कर देना, कैथरीन ने कहा। वो फार्मूला अगर तुम्हारे पास है तो अभी ले आओ, चूँकि मैं ये काम पहले कर चुका हूँ इसलिए अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा निस्फ घंटा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द वापस चला जाऊँ। मुकम्मल आराम तो जाहिर है पाकिशिया जाकर ही करूँगा, इमरान ने कहा तो कैथरीन ने असबात में सर हिला दिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक फ़ाइल मौजूद थी। उसने फ़ाइल इमरान के सामने रख दी और साथ एक कलम भी। फ़ाइल में खाली कागजात भी हैं, तुम काम करो मैं आ रही हूँ, कैथरीन ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। जबकि इमरान ने फ़ाइल खोली, ये वाकई ही वही फार्मूला था जिस पर उसने पहले डैमी की मौजूदगी में काम किया था।
اس نے قلم اٹھایا اور کام شروع کر دیا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد اس نے کام ختم کر کے فائل بند کی اور اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ عجیب گھورک دندے میں پھنس کر رہ گیا ہوں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے کیتھرین اندر داخل ہو گئی۔ ہو گیا کام؟ کیتھرین نے مسرتے بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہ لو، عمران نے فائل اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ میں اسے سائنسدانوں کو بھجوا دیتی ہوں، کل اس کے بارے میں رپورٹ آ جائے گی۔ اس الماری میں تمہارے ناپ کا لباس موجود ہے اور ملحقہ باتھ روم میں غسل کا تمام سامان ہے۔ اب کل ملاقات ہوگی، کیتھرین نے کہا، اور فائل اٹھا کر وہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازہ اس نے باہر سے بند کر دیا تو عمران منہ بناتا ہوا اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری میں واقعی اس کے ناپ کے لباس موجود تھے۔ اس نے ایک لباس منتخب کیا اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اس کا جسم واقعی ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ زخموں کی وجہ سے اس نے غسل تو نہ کیا تھا، لیکن منہ ہاتھ دھونے اور لباس تبدیل کرنے کی وجہ سے اسے خاصا سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ پھر اچانک کسی کھٹکے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تو بے اختیار چونک پڑا، لیکن دوسرے لمحے وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اس کے جسم کو انتہائی طاقتور کرنٹ لگ گیا ہو، کیونکہ وہ اس کمرے میں موجود نہ تھا جس میں وہ سویا تھا، بلکہ یہ کوئی تہہ خانہ سا تھا اور وہ ایک لوہے کی کرسی پر راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ البتہ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو اس نے کیتھرین کے کمرے میں تبدیل کیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اور پھر چند لمحوں بعد تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور کیتھرین اندر داخل ہوئی۔ تمہیں خود ہی ہوش آ گیا؟ چلو اچھا ہوا، ورنہ مجھے خواہ قیمتی محلول خرچ کرنا پڑتا۔ بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے ہمارا کام درست طور پر کر دیا، لیکن مجھے افسوس ہے علی عمران کہ ہم تمہیں زندہ واپس نہیں بھیج سکتے، کیونکہ اس طرح یہ راز لیک آؤٹ ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھی اس فارمولے پر کام مکمل کر لیا ہے۔ VIP کو اگر اس بات کا علم ہو گیا تو وہ یقیناً ہمارے خلاف کام شروع کر دے گی، اور مجھے اعتراف ہے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور باوسائل تنظیم ہے، اس لیے تمہاری موت ضروری ہے۔ میں چاہتی تو تمہیں نیند کی درمیانی ہلاک کر دیتی، لیکن میں نے یہی مناسب سمجھا کہ تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا جائے اور پھر ہوش میں لا کر تمہیں بتا دیا جائے کہ ہم کیوں ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ کیتھرین نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک ریوالور نکالا اور اس کا رخ عمران کی طرف کر دیا۔ اس کے چہرے پر یک لخت صفاقی اور سرد مہری کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میں تو راڈز میں جکڑا ہوا ہوں اور بے بس ہوں، پھر زخمی بھی ہوں، اس لیے ظاہر ہے تم اطمینان سے مجھے جس وقت چاہو ہلاک کر سکتی ہو۔ عمران نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا۔ ویسے میری زندگی میں تم پہلے آدمی ہو جو موت کو اس قدر قریب دیکھ کر بھی اس قدر مطمئن ہو، ورنہ موت کا چہرہ دیکھتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ بہرحال بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ کیتھرین نے کہا۔ میں اس لیے مطمئن ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو اس سے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر نہیں آیا تو تم کیا دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے ہلاک نہیں کر سکتی۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے سائنسدانوں نے میرے کام کو کنفرم کر دیا ہے یا نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کنفرم تو کر دیا ہے، تم نے درست کام کیا ہے، کیتھرین نے جواب دیا۔ اوکے، مجھے 1 گھنٹہ دے دو تاکہ میں کچھ دعائیں کر لوں۔ میری ساری زندگی دنیاوی کاموں میں گزر گئی، اب میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے کچھ اپنے لیے ہی کر لوں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے جو کام تمہارا کر دیا ہے اس کے معاوضہ میں اتنی دیر کی زندگی تو میرا حق ہے، عمران نے کہا تو کیتھرین بے اختیار ہنس پڑی۔ اوکے، واقعی تمہارا یہ حق ہے۔ ویسے مجھے ذاتی طور پر افسوس ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی، لیکن میں مجبور ہوں۔ اب میں جا رہی ہوں، 1 گھنٹے بعد آؤں گی، تم اس دوران اطمینان سے دعا میں وغیرہ کر لو، کیتھرین نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ دروازہ بند ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اس نے اب راڈز کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے پیر کرسی کے نیچے کر کے پیچھے کی طرف کیے اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ پیر موڑ کر اوپری پائے میں موجود بٹن کو محسوس کر چکا تھا۔ یہ لوگ ظاہر ہے نہ ہی عمران سے واقف تھے اور نہ ہی یہ اس قسم کی تنظیم تھی کہ جنہیں اس بات کا خیال ہوتا کہ عمران اس انداز میں بھی رہائی حاصل کر سکتا ہے۔ چند لمحوں کی کوشش کے بعد کھٹا کھٹا کی آوازوں کے ساتھ ہی راڈز کرسی سے غائب ہو گئے اور عمران بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے جسم کو متوازن کیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شاید کیتھرین کے تصور میں بھی نہ تھا کہ عمران اس طرح رہائی بھی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے اس نے دروازے کو لاک کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی۔ عمران راہداری سے گزرتا ہوا جب اس کے سرے پر پہنچا تو اس نے اپنے آپ کو ایک اور راہداری میں پایا۔ اس راہداری کا اختتام سیڑھیوں پر ہو رہا تھا اور سیڑھیوں کی تعداد کافی تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا اور باہر دن کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ عمران راہداری کراس کرتا ہوا سیڑھیوں تک پہنچا اور پھر جب سیڑھیاں چڑھ کر اس نے دروازے کے باہر جھانکا تو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ دروازے سے باہر ہر طرف درخت اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھی اور دور سے سمندر کی موجوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو باہر کسی کو نہ پا کر وہ باہر آ گیا۔ وہ واقعی ہی بالکل اسی طرح کے جزیرے میں موجود تھا جس طرح کے جزیرے پر اس سے پہلے لے جایا گیا تھا، اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے پورا جزیرہ گھوم لیا، لیکن وہاں نہ کیتھرین تھی نہ اس کا کوئی آدمی۔ تمام جزیرہ خالی پڑا تھا، البتہ ایک جگہ ایسے نشانات موجود تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں ہیلی کاپٹر موجود رہا ہے۔ عمران نے جزیرہ چیک کر لیا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ نہ جانے اور کتنے جزیرے دیکھنے پڑیں گے مجھے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ ابھی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران بے اختیار اچھل کر پتھر سے نیچے آ گرا۔ دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے پورا جزیرہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا ہو۔ ہر طرف پتھر اڑاتے طوفان کے مرغولے نظر آ رہے تھے۔ جزیرے کی زمین اس طرح ہل رہی تھی جیسے خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ خاموشی طاری ہو گئی اور عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ دھماکہ کہاں ہوا ہے۔ یہ دھماکہ اسی انڈر گراؤنڈ عمارت میں ہوا تھا اور پوری عمارت تباہ ہو گئی تھی۔ اگر عمران قسمت سے باہر نہ آ گیا ہوتا تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا، اور ایسا دوسری بار ہوا تھا کہ وہ عمارت سے باہر آیا تھا اور عمارت تباہ ہو گئی تھی۔ عمران اب ساری بات سمجھ گیا تھا۔ کیتھرین نے اسے گولی مار کر ہلاک کرنے کی بجائے دوسرا طریقہ استعمال کیا تھا کہ عمارت کے اندر طاقتور وائرلیس بم رکھ دیا تھا اور پھر اسے کہیں دور سے ڈی چارج کر دیا گیا تھا اور عمارت تباہ ہو گئی۔ شاید کیتھرین اسے براہ راست گولی مارنے کی ہمت نہ کر سکی تھی، اس لیے اس نے یہ دوسرا طریقہ استعمال کیا۔ وہ یقیناً واپس آئے گی تاکہ میری موت کو کنفرم کر سکے، عمران نے ایک بار پھر پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ دیر بعد اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے دور سے ہیلی کاپٹر کو جزیرے کی طرف آتے دیکھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور قریب ہی ایک درخت پر چڑھ کر اس کی گھنی شاخوں میں اس طرح بیٹھ گیا کہ اسے کسی طرح بھی نہ دیکھا جا سکے۔ ہیلی کاپٹر جزیرے پر پہنچ کر بلندی پر ہی معلق ہو گیا۔ کچھ دیر معلق رہنے کے بعد ہیلی کاپٹر نے جزیرے کے 2 چکر لگائے اور پھر نیچے اترنے کی بجائے وہ مڑا اور تیزی سے اسی طرف کو واپس بڑھتا چلا گیا جدھر سے آیا تھا، اور چند لمحوں بعد وہ عمران کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ حیرت ہے، اب لوگ لاشوں سے بھی ڈرنے لگتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب ایک بار پھر وہ اس ویران جزیرے پر اکیلا تھا۔ عمران تباہ شدہ عمارت کے ملبے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ شاید کوئی ٹرانسمیٹر وغیرہ بچ گیا ہو یا کوئی ایسی چیز اسے مل سکے جس سے وہ اس جزیرے سے باہر نکل سکے۔ اندرونی عمارت کا ملبہ اوپر جزیرے پر نکل کر ہر طرف بکھر گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اس ملبے میں گھومتا رہا، لیکن جب اسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی تو اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر سوچنے لگا، اب یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ لیکن ظاہر ہے وہاں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جس سے وہ استعمال کر سکتا۔ یہاں اس جزیرے پر اول تو ایسی بیلیں بھی موجود نہ تھی جن کی مدد سے کشتی تیار کر سکتا، پھر کشتی بنانے کے لیے سامان بھی نہ تھا۔ اس لیے چٹان پر بیٹھا سوچتا رہ گیا اور وقتی تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ پھر عمران ایک طویل سانس لے کر اٹھا ہی تھا تاکہ یہاں پانی اور خوراک کو تلاش کرے کہ بے اختیار اس کی نظریں دور سمندر میں ابھرنے والے ایک دھبے پر پڑ گئی، اور پھر یہ دھبا آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا اور عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اب وہ پہچان گیا تھا یہ ایک بڑی لانچ تھی جو تیزی سے اس جزیرے کی طرف آ رہی تھی۔
शायद अल्लाह ताला को मुझ पर रहम आ गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर वो इस दरख्त की तरफ बढ़ गया जिस पर वो पहले चढ़कर बैठा था। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर दरख्त की घनी शाखों पर छुपकर बैठ चुका था। लॉन्च अब काफ़ी करीब आ गई। लॉन्च अपनी साख्त के लिहाज से माहीगीरों की लॉन्च लगती थी, लेकिन फिर वो ये देखकर बेइख्तियार उछल पड़ा कि लॉन्च ने अपना रुख मोड़ा और फिर वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जजीरे के करीब से होकर आगे बढ़ती चली गई। और इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे ज़िंदगी उसके करीब से होकर गुजर गई हो। वो तेज़ी से दरख्त से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ जजीरे के मुखालिफ साहिल की तरफ गया ताकि लॉन्च को चेक कर सके। और फिर उसने लॉन्च को सीधा आगे जाते हुए देखा और फिर देखते ही देखते वो उसकी नज़रों से गायब हो गई और इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इसके साथ किस्मत अजीब आंख मचोली सी खेल रही थी। अब उसके पास उसके सिवा और कोई चारा ना था कि वो समंदर में छलांग लगा दे और तैरता हुआ या तो मुल्क अदम पहुंच जाए या किसी आबाद जजीरे पर। लेकिन जाहिर है इस ख्याल के तहत खुदकुशी तो की जा सकती थी, ज़िंदगी ना बचाई जा सकती थी। हालात वाकई उसके साथ बार बार इस अंदाज में पेश आ रहे थे कि उसकी रेडीमेड खोपड़ी यकसर बेकार होकर रह गई थी। उससे पहली बार एहसास हो रहा था कि साइंसी आलात की वजह से कितनी सहूलत रहती है। अब जबकि उसे साइंसी आलात की मदद भी हासिल न थी, वो अपने आप को बेबस सा महसूस कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लग गई थी और हर तरफ अंधेरा सा छाने लगा कि अचानक उसे जजीरे के शुमाल की तरफ एक जोरदार छपाके की आवाज़ सुनाई थी। इमरान ये आवाज़ सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा और तेज़ी से उठा और तकरीबन दौड़ता हुआ उस तरफ को बढ़ गया, लेकिन उसकी तरफ कुछ भी ना था। उसने सोचा कि शायद किसी व्हेल मछली के दम जजीरे से टकराई है जिसकी वजह से इस कदर जोरदार छपाके की आवाज़ सुनाई थी। वो वापस मुड़ने ही लगा था कि अचानक उसकी नज़रें एक कटी फटी चट्टान पर पड़ी और बेइख्तियार चौंक पड़ा। इस चट्टान के अंदरूनी तरफ लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता टेढ़ा हुआ पड़ा था। तख्ते की साथ देखकर वो समझ गया कि किसी लॉन्च का टूटा हुआ हिस्सा है। शायद कहीं दूर कोई लॉन्च या कश्ती तूफान में फंसकर टूट गई है और इसका तख्ता मौजों पर बहता हुआ इस जजीरे से आ टकराया था। लेकिन सिर्फ तख्ता उसके किसी काम ना आ सकता था। वो कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर वो कटी फटी चट्टानों से नीचे उतरा और उसने इस तख्ते को सीधा किया। तख्ता खासा बड़ा और मोटा था, लेकिन वो बिल्कुल सपाट था। अलबत्ता उसकी मोटाई इस कदर थी कि इमरान अगर इस पर बैठ जाता तो पूरा तख्ता पानी में ना डूबता। लेकिन इस तख्ते पर लेटकर या बैठकर वो समंदर में कहाँ तक जा सकता था और ये तख्ता किसी भी वक्त भंवर या तूफान में फंसकर टूट भी सकता था। इधर रात बढ़ती जा रही थी। उसने फैसला किया रात इस जजीरे पर गुजारी जाए और सुबह होने पर फिर इस बारे में कुछ सोचा जाए। चनाचा तख्ते को घसीटकर उसने साहिल के ऊपर एक महफूज जगह पर रखा और अपने जिस्म को एडजस्ट करके वो लेट गया। यहाँ पानी और खाने का भी कोई सामान ना था, इसलिए अब उसके पास सिवाय सब्र करने के और कोई चारा ना था। तारीकी लम्हा ब लम्हा गहरी से गहरी होती चली जा रही थी। ये शायद उसकी ज़िंदगी का पहला मौका था कि वो इस तरह एक जजीरे पर बिल्कुल तन्हा मौजूद था। उसने आंखें बंद की। उसने अपने सहन को एक नुक्ते पर मरकूज करना शुरू कर दिया ताकि उसे नींद आ जाए, और फिर वही हुआ। उसका सहन नींद में डूबता चला गया। फिर जब उसकी आंखें खुली तो हर तरफ सुबह सादी की रोशनी मौजूद थी। दिन चढ़ आया था। अलबत्ता अजीब से अंदाज में सारी रात पड़े रहने की वजह से उसके जिस्म का छोड़ छोड़ दर्द कर रहा था। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरा और उसने चल फिर कर अपने आप को वार्म अप किया और फिर एक जगह पहुंचकर जहां समंदर का पानी किनारे के करीब था, उसने एक चट्टान पर बैठकर वज़ू किया ताकि नमाज अदा कर सके। नमाज अदा करके उसने अल्लाह ताला से मदद की, गिड़गिड़ा कर दुआ की, और ना जाने क्या बात थी कि दुआ मांगने के बाद उससे इंतहाई सुकून सा महसूस हुआ। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुआ बारगाहे इज़्ज़ती में कबूल कर ली गई हो। वो उठा और जूते पहनकर वो इस तख्ते की तरफ बढ़ गया। अब उसके सिवा कोई सूरत ना थी कि वो इस तख्ते पर बैठकर अपने आप को समंदर के हवाले कर दे, और फिर जो इसकी किस्मत में हो सो हो, क्योंकि इस तरह जजीरे पर बग़ैर खाए पिए पड़े रहने का भी कोई फ़ायदा ना था।
اس نے ایک درخت سے 2 بڑی بڑی شاخیں توڑ کر تختے پر رکھی اور پھر تختے کو سمندر میں دھکیل کر وہ اللہ کا نام لے کر اس پر بیٹھ گیا اور پھر شاخوں کی مدد سے اس نے تختے کو جزیرے سے دور دھکیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جب جزیرے سے کچھ دور آ گیا تو تختہ موجوں کی رو میں پہنچ کر اپنے آپ تیزی سے آگے بڑھنے لگا اور عمران نے دونوں شاخیں تختے پر رکھ دیں اور خاموش بیٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بے کنار سمندر میں وہ کسی حقیر تنکے کی طرح بہتا چلا جا رہا ہو۔ آہستہ آہستہ جزیرہ چھوٹا ہوتا چلا گیا اور پھر کچھ دیر بعد جزیرہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اب وہ ایک تختے پر بیٹھا بے کنار سمندر کی موجوں پر بہتا ہوا نہ جانے کہاں چلا جا رہا تھا۔ برسبن کے ساحل پر بلاشر نے ہیلی کاپٹر اتارا تو جوزف اور جوانا دونوں نیچے اتر آئے۔ تم لوگ اپنے ساتھیوں سے بات چیت کرو، میں ہیلی کاپٹر میں فیول بھروا کر واپس آتا ہوں، بلاشر نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ابھی رک جاؤ، ہمارے ساتھی آ جائیں پھر کوئی بات طے کر لیتے ہیں، جوانا نے کہا تو بلاشر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور خود بھی ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آیا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے لانچ ساحل کی طرف آتی دکھائی دی اور جوزف اور جوانا اس کے انتظار میں ساحل کے قریب پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد لانچ کنارے پر پہنچ گئی اور جولیا اور دوسرے ساتھی لانچ سے نیچے اتر آئے جبکہ بلاشر ہیلی کاپٹر کے قریب ہی کھڑا تھا۔ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو اور کس طرح یہاں پہنچے ہو؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ماسٹر کو نانجی جزیرے پر پہنچایا گیا، پھر ماسٹر وہاں سے ایک اور جزیرے لاکوما پہنچے جہاں انہوں نے قتل عام کیا اور اس کے بعد ماسٹر وہاں سے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ ہم نے ارد گرد کا پورا سمندر چھان مارا ہے لیکن ماسٹر کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، جوانا نے جواب دیا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ عمران کو نانجی جزیرے پر لے جایا گیا ہے؟ جولیا نے کہا تو جوانا نے اب تک کی پوری تفصیل اسے بتا دی۔ ہمیں بھی یہی معلوم ہوا ہے کہ عمران کو نانجی جزیرے پر پہنچایا گیا ہے، ہم وہیں جا رہے تھے لیکن پھر عمران کہاں گیا؟ اب اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ جولیا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ ارد گرد کے تمام جزیرے چیک کیے جائیں، صفدر نے کہا۔ ہم بہت دور دور تک چکر لگائے ہیں لیکن ماسٹر کہیں نہیں ملا، جوانا نے جواب دیا۔ پھر اس پرائمر کو پکڑا جائے، ہو سکتا ہے کہ اسے معلوم ہو، تنویر نے کہا۔ نہیں، پرائمر نے اپنے طور پر نانجی جزیرے پر عمران کو ہلاک کر دیا ہے، اب وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، جولیا نے جواب دیا۔ اسی لمحے بلاشر تیز تیز قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا تو وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جوانا چونکہ بلاشر کے متعلق انہیں بتا چکا تھا اس لیے سب کے دلوں میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، ورنہ بلاشر عمران کے اغوا میں براہ راست ملوث تھا۔ جوانا، تمہارے ماسٹر کے بارے میں ایک کلو ملا ہے، بلاشر نے قریب آ کر کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیا اور کیسے معلوم ہوا؟ جوانا نے پوچھا۔ جب آپ لوگ باتیں کر رہے تھے تو میں تمہارے ماسٹر کے بارے میں سوچتا رہا اور پھر اچانک مجھے ایک آدمی کا خیال آ گیا جس کا تعلق ایک اور بڑی تنظیم سے ہے، وہ اس تنظیم کا رکن ہے لیکن در پردہ وہ ساری تنظیموں کے لیے مخبری کا کام بھی کرتا ہے۔ میں نے اسے ہیلی کاپٹر میں موجود ٹرانسمیٹر پر کال کیا تو اس سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے جب اسے نانجی جزیرے اور لاکوما جزیرے پر آنے والی تباہی کے متعلق بتایا اور تمہارے ماسٹر کے بارے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ اس کے پاس تمہارے ماسٹر کے لیے تازہ ترین اطلاعات موجود ہیں لیکن وہ معاوضہ خاصا بڑا مانگ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن شرط یہی ہے کہ معلومات مصدقہ ہوں، تو اس نے مجھے یقین دہانی کرائی۔ میرا خیال ہے کہ اسے مل لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ واقعی اس سے کوئی خاص کلو مل جائے، بلاشر نے کہا۔ کہاں مل سکے گا وہ؟ جولیا نے پوچھا۔ یہیں برسبن میں ہی رہتا ہے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں اور اس سے یہاں ساحل کے ریڈ سی ہوٹل میں کال کر لیتا ہوں، بلاشر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اس سے بلواؤ، معاوضے کی فکر مت کرو، ہم بہرحال عمران کا کلو چاہتے ہیں، جولیا نے کہا تو بلاشر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا واپس ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس لانچ کو واپس کر دیتے ہیں، صفدر نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر تم بلاشر کے ساتھ اس ہوٹل میں چلو، میں واپس لانچ کر کے وہیں پہنچ جاؤں گا، صفدر نے کہا اور مڑ کر لانچ پر سوار ہو گیا اور پھر لانچ تیزی سے واپس مڑی اور پھر سمندر سے آگے بڑھتی چلی گئی۔
आइए फिर हेलीकॉप्टर की तरफ चलते हैं, जूलिया ने कहा और वो सब जवाना के साथ चलते हुए हेलीकॉप्टर के करीब पहुंच गए। इसी लम्हे ब्लाशर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया। जेरम रेड सी होटल में पहुंच रहा है, आइए हेलीकॉप्टर में सवार हो जाइए ताकि हम रेड सी होटल पहुंच जाएं, ब्लाशर ने कहा और फिर वो सब सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। वो हेलीकॉप्टर छोटा था लेकिन बहरहाल वो सब एक दूसरे में फंसा कर सवार हो गए। जूलिया ब्लाशर के साथ वाली सीट पर बैठ गई जबकि बाकी सब पिछले हिस्से में खड़े हो गए। ब्लाशर ने हेलीकॉप्टर को फिजा में बुलंद किया और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक खुले मैदान के किनारे पर ले जाकर हेलीकॉप्टर उतार दिया और फिर वो सब हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आए। ब्लाशर ने हेलीकॉप्टर लॉक किया और फिर वो सब ब्लाशर की रहनुमाई में रेड सी होटल की तरफ चल पड़े। होटल खासा बड़ा था। थोड़ी देर बाद वो सब होटल के हाल में एक कोने वाली मेज पर बैठे हुए थे। तकरीबन निस्फ घंटे बाद सफदर भी वहां पहुंच गया। सफदर के आने के चंद लम्हों बाद ही एक नौजवान हाल में दाखिल हुआ तो ब्लाशर ने हाथ हिलाकर उसे इशारा किया। वो नौजवान तेजी से उसकी मेज की तरफ आने लगा। ये जेरम है, ब्लाशर ने कहा और फिर करीब आने पर उसने उसका तारुफ जवाना और जोसेफ से कराया और फिर उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। ब्लाशर ने वेटर को बुलाकर अपने और जेरम के लिए शराब लाने को कहा और बाकी सब के लिए उसने हॉट कॉफ़ी मंगवाई। यहाँ सब अपने लोग हैं जेरम, इसलिए खुलकर सब कुछ बता दो, ब्लाशर ने जेरम से मुखातिब होकर कहा जिसके चेहरे पर शायद इतने सारे अजनबियों को देखकर कदरे परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए थे। ब्लाशर, कहीं मैं किसी चक्कर में ना फंस जाऊं, जेरम ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम कतई फिक्र मत करो जेरम, तुम्हारा नाम किसी भी मरहले में सामने नहीं आएगा, जवाना ने कहा। बेफिक्र रहो जेरम, मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता हूँ, ब्लाशर ने कहा तो जेरम के चेहरे पर कतरे एतमीनान के तासुरात उभर आए। जिस आदमी के बारे में तुम पूछ रहे हो वो कारगुन के सेक्शन चीफ कैथरीन के हाथ लग गया है, उसका नाम इमरान बताया गया है, जेरम ने कहा तो जोसेफ और जवाना के साथ साथ जूलिया और दूसरे साथियों के चेहरों पर बेइख्तियार मुसरत के तासुरात उभर आए क्योंकि अब तक वो इमरान की मौत की खबर ही सुनते आए थे और अब पहली बार जेरम ने इमरान के जिंदा होने की नवीस सुनाई थी। इमरान अब कहाँ है? जूलिया ने बेचैन होकर पूछा। कारगिल के एक अड्डे 0 सेक्शन हेडक्वार्टर में, लेकिन अब तक वो हलाक हो चुका होगा, जेरम ने कहा। तफसील बताइए जेरम, इमरान कैसे कारगिल के हाथ लगा और कारगिल ने उसे क्यों हलाक किया? जूलिया ने तेज लहजे में पूछा। वीआईपी तंजीम एक साइंसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे इनकिलाबी ऐजाद कहा गया है। तफसील का मुझे इल्म नहीं है, बहरहाल इस प्रोजेक्ट की तकमील में कोई ऐसी साइंसी रुकावट आ गई कि बड़े बड़े साइंसदान उसे हल ना कर सके। वीआईपी को ना जाने कहाँ से इस बात का इल्म हो गया कि पाकिस्तान का एक साइंसदान जिसका नाम इमरान है उसे हल कर सकता है। चनाचा वीआईपी ने उसे अगवा किया और उसे एक जजीरे नांजी पहुंचा दिया। वहां इमरान ने साइंसी उलझन को दूर तो कर दिया तो वीआईपी ने जजीरे पर मौजूद इमारत को मिसाइलों से तबाह कर दिया ताकि ये शख्स इमरान हलाक हो जाए और किसी को इल्म भी ना हो सके कि इमरान से क्या काम लिया गया है। लेकिन फिर वीआईपी को मालूम हुआ कि इमरान बच निकला है और वो ओल्ड फोर्ट के जजीरे लाकुमा पर पहुंच गया है। समंदर में वीआईपी की आबदोज हमेशा गश्त करती रहती है। इस आबदोज ने अपनी मखसूस मशीनरी के ज़रिए ओल्ड फोर्ट के जजीरे लाकुमा को चेक किया तो वहाँ मौजूद तमाम लोग कत्ल हो चुके थे, लेकिन इनमें इमरान की लाश ना थी और ना ही जजीरे के इंचार्ज जोसेफीन की लाश। चनाचा इस आबदोज ने इर्द गिर्द का समंदर चेक किया, फिर उन्होंने एक लॉन्च चेक कर ली। इस पर इमरान और जोसेफीन सवार थे और ये लॉन्च बरसबीन की तरफ आ रही थी। आबदोस ने मखसूस मिसाइल मारकर इस लॉन्च को तबाह कर दिया। इस तरह अपने तौर पर वो इमरान और जोसेफीन को हलाक करके वापस चले गए। इस मरहले पर कारगिल इस खेल में दाखिल हुई। कारगिल ने वीआईपी का वो प्रोजेक्ट चुरा लिया था, लेकिन उसके सामने भी वही साइंसी उलझन रुकावट बन गई थी। फिर कारगिल को इत्तला मिली कि वीआईपी ने इमरान के ज़रिए ये उलझन दूर कराई है तो उन्होंने भी इमरान को तलाश करना शुरू कर दिया। वीआईपी में इनके मुखबरों ने पूरी तफसील बता दी थी और फिर उनकी तलाश कारगर साबित हुई। इमरान को ज़ख्मी हालत में समंदर में एक तख्ते पर लेटे हुए चेक कर लिया गया और फिर उसे वहाँ बरसबीन के दूर दराज इलाके के खुफिया हस्पताल में लाया गया।
कैथरीन बर्सपिन की इंचार्ज थी। इमरान को 3 रोज़ बाद होश आया तो कैथरीन ने उससे बातचीत की और इमरान कारगिल के लिए काम करने पर आमादा हो गया। चनाचा कैथरीन ने उसे फार्मूला दिया जिसे इमरान ने हल कर दिया। कैथरीन उसे काम के बदले में आज़ाद करना चाहती थी, लेकिन कारगिल हेडक्वार्टर ने इमरान को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया और इसके साथ ही हेडक्वार्टर ने उसे ये भी हुक्म दिया कि इमरान को खुफिया तौर पर समंदर में अपने जजीरे माकूस पहुंचाया जाए और फिर वहां उसे हलाक कर दिया जाए। चनाचा कैथरीन ने उसे बेहोश किया और फिर उसे हेलीकॉप्टर पर माकूस जजीरे पहुंचा दिया गया। वहां कैथरीन ने पहले तो उसे गोली मारनी चाहिए, लेकिन फिर इरादा बदल दिया और उसने इस जजीरे पर मौजूद ज़ेरे ज़मीन इमारत में एक ताकतवर वायरलेस बम रख दिया और ख़ुद वो अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर पर जजीरे से काफ़ी दूर चली गई और फिर बम को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह वो इमारत और इमरान ख़त्म हो गए। कैथरीन ने हेलीकॉप्टर पर वापस जाकर चेकिंग की और तसल्ली कर लेने के बाद वो वापस अपने हेडक्वार्टर आ गई। जैरम ने पूरी तफसील बता दी तो सिवाय ब्लाशर के बाकी सबके चेहरे पूरी तरह बिगड़ गए। क्या इस कैथरीन ने इमरान की लाश चेक कर ली थी? जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा। कर ली होगी तो वापस आई है, जैरम ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें इस सारी तफसील का इल्म कैसे हुआ? सफदर ने जैरम से पूछा। मेरा मुखबरी करने का धंधा है, इसलिए इस इलाके में काम करने वाली हर तंजीम में मेरे मुखबर मौजूद हैं और मैं खुद कैथरीन के हेडक्वार्टर में काम करता हूँ, इसलिए मुझे पूरी तफसील का इल्म है। उन्हीं तफसीलात से तो मुझे भारी रकूमात मिलती हैं, जैरम ने जवाब दिया। कहाँ है जजीरा? हमें वहाँ ले चलो, जूलिया ने कहा। मैं साथ नहीं जा सकता वरना कारगन वाले मुझे इबरतनाक मौत मार देंगे। मैं तुम्हें उसके बारे में तफसील बता देता हूँ, तुम खुद वहाँ जाओ, जैरम ने कहा। मुझे बताओ कहाँ है जजीरा? ब्लाशर ने पूछा तो जैरम ने तफसील बतानी शुरू कर दी। ठीक है, मैं समझ गया हूँ, आप लोग तशरीफ़ रखें, मैं जैरम को साथ लेकर वापस आता हूँ। जैरम को मुआवजा देकर फारिग कर देता हूँ और फिर बड़ा हेलीकॉप्टर लेकर वापस आऊँगा। उसके बाद हम इकट्ठे इस जजीरे पर चलेंगे, ब्लाशर ने कहा। ठीक है, तुम जाओ, हम यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, लेकिन जैरम को मुआवजा हम देंगे। कितना मुआवजा है? जवाना ने जेब में हाथ डालते हुए कहा। $1,00,000, ब्लाशर ने कहा। जोसेफ, तुम्हारी जेब में बड़ी गड्डी मौजूद है, वो जैरम को दे दो, लेकिन जैरम इस बात का ख्याल रखना अगर तुम्हारी दी हुई मालूमात में से एक बात भी गलत साबित हुई तो तुम्हारा अंजाम इबरतनाक होगा, जवाना ने कहा। ब्लाशर मुझे अच्छी तरह जानता है, मैंने इस धंधे में कभी गलत बयानी नहीं की। अव्वल तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन जब बताता हूँ तो सब कुछ हतमी होता है और ये सारी मालूमात ही मैंने सिर्फ ब्लाशर के कहने पर दी हैं, वरना आप लोगों को मैं जानता भी नहीं और आपके लिए तो मुझे कुछ नहीं मालूम, जैरम ने जवाब दिया। जोसेफ ने इस दौरान जेब से बड़े नोटों की एक खट्टी निकाल कर जैरम की तरफ बढ़ा दी। इस जैरम ने जल्दी से लेकर अपनी जेब में डाल दिया और फिर वो ब्लाशर के साथ होटल के हॉल में बाहर निकल आया। इस बार इमरान की अच्छी दुर्गत बनी है कि मुसलसल अगवा हो रहा है, तनवीर ने कहा। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर इमरान इन तंजीमों के हाथ इतना बेबस क्यों हो रहा है। क्या उसके हाथ से निकलता है तो दूसरे हाथ में फंस जाता है? जूलिया ने तनवीर के बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। हो सकता है बार बार बेहोश होने की वजह से उसके जहन पर कोई असर हो गया हो, सफदर ने कहा। ओहो, वाकई ही ऐसा भी हो सकता है, जूलिया ने परेशान होते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है मिस जूलिया, बार बार बेहोशी तो एक लिहाज से हमारी आदत बन चुकी है। जितनी बार एक मिशन में हम लोग बेहोश होते आए हैं या किए जाते हैं, उतनी बार शायद ही कोई आदमी पूरी ज़िंदगी में बेहोश होता होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान के जहन पर कोई असर होता तो फिर वो इस साइंसी उलझन को कैसे दूर कर देता जिसके लिए उसे अगवा किया गया है और जिसे हल करने में बड़े बड़े साइंसदान कासिर रहे हैं, कैप्टन शकील ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया का सुस्ता हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। फिर उसी तरह की बातों में ना जाने कितना वक्त गुजर गया कि ब्लाशर होटल में दाखिल हुआ। आइए, हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो गया है, ब्लाशर ने कहा। तो वो सब उठ खड़े हुए, बिल अदा किया, होटल से बाहर आए और फिर थोड़ी देर बाद वो एक हेलीकॉप्टर में सवार आसमान की बुलंदियों पर समंदर की तरफ परवास कर रहे थे। पायलट सीट पर ब्लाशर बैठा था, जबकि साइड सीट पर जूलिया बैठी हुई थी और ऊपरी सीटों पर जवाना, जोसेफ, कैप्टन शकील, तनवीर और सफदर मौजूद थे। मिस्टर जवाना, आपने अपने साथियों का तारुफ नहीं कराया, अचानक ब्लाशर ने कहा।
press the bell icon